धूप बहुत तेज थी। स्कूटर से उतरकर रंजन पोस्ट ऑफिस के बरामदे में आया। तभी वहां बेंच पर बैठे एक वृद्ध सज्जन ने उसे आवाज़ दी, बेटे ज़रा सुनना, प्लीज़ मेरा एक काम कर दोगे? रंजन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर निहारा। वृद्ध ने कपकपाते हाथ से एक अंतर्देशीय पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। ज़रा एक छोटी सी चिट्ठी लिख दोगे प्लीज़? रंजन ने आश्चर्य से उन्हें निहारा। पढ़े लिखे लगते हैं, फिर भी। तभी उसकी नज़र उनकी 2 उंगलियों पर पड़ी। उन पर पट्टी बंधी हुई थी। ओहो, तो इसके कारण उंगलियों में चोट लगी है ना बेटे, लिखने में? कोई बात नहीं। आत्मीयता से उनके पास बैठे रंजन ने अंतर्देशीय पत्र हाथ में लिया। क्या लिखना है? वृद्ध खुश हो गए। गद्य स्वर में उन्होंने अपना पेन भी उसे पकड़ाया। पहले पता लिख देना, नाम के साथ श्री लगाना। पाने वाले का पोस्ट लिखवाया, जनरल मैनेजर। लिखते हुए रंजन ने सोचा, शायद ये सज्जन वहाँ सर्विस में रहे होंगे। आज किसी काम से पूरा पता लिखवाकर उन्होंने पत्र लिखवाना शुरू किया। आयुष्मान पुत्र विनीत पाल। ओह, तो ये जनरल मैनेजर इनके सुपुत्र हैं, फिर भी नाम के साथ श्री। खैर, मुझे क्या, उनकी कुशलता की कामना लिखवाकर गला खकार वृद्ध ने मजमून लिखवाना आरंभ किया। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ माह से ठीक नहीं रहती है। अभी दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया है। कुछ रुपए भिजवा देते तो अच्छा रहता। लिखते हुए रंजन की उंगलियां कांप उठीं। एक पिता की पैसों के लिए अपने ही बेटे से ऐसी गुजारिश। अचानक उसके मन में कोई कील सी चुभी। जब मेरे दिल को इतना धक्का लग रहा है तो इस बूढ़े इंसान को, वृद्ध पिता को कैसा लग रहा होगा, उसने महसूस किया। ऐसा लिखवाते हुए उन सज्जन की आवाज़ थर्रा गई थी। गला रूंध गया था। एक पिता के लिए इससे पीड़ादायक स्थिति और क्या होगी कि जिस बेटे पर उसको लायक बनाने के लिए अपना धन, उसकी हर ज़रूरत पर बिना मांगे खर्च किया, आज उसी के सामने अपने खर्च के लिए हाथ फैला गुजारिश करनी पड़ रही है। दाता से याचक बनने की कैसी पीड़ादायी दुखद स्थिति थी ये। कुछ पलों की तनाव भरी शांति छा गई। 2 पंक्तियां लिखवाकर वे चुप हो गए। रंजन आगे के लिए इंतजार करने लगा। कुछ क्षण के बाद उसने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा। आगे एक लंबी सांस लेकर उन्होंने होंठ पींच लिए। बस बेटे, इतना ही, और पत्र खत्म करने का संकेत दे दिया। तुम्हारा पिता बनवारी लाल। रंजन आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। जब 2 पंक्तियां ही लिखवानी थी और पैसों की इतनी ही तंगी है तो अंतर्देशीय क्यों लिखवाया? पोस्ट कार्ड लिखवा देते। पोस्ट कार्ड वहाँ अच्छा नहीं लगता बेटे, इतना बड़ा ऑफिसर है वो। और फिर रिसिप्ट सेक्शन वाला बाबू पढ़ भी लेता तो घर के पते पर भेज देते, वहाँ तो कोई दिक्कत। वो मेरी बहू है ना, मेरी चिट्ठियाँ फाड़कर फेंक देती है, बेटे तक पहुँचने ही नहीं देती है। इसलिए भावना के अतिरेक में बनवारी लाल के मन का दर्द छलक उठा। गला रूंध गया। किसी मासूम माता पिता से बिछड़े बच्चे की तरह बदहवासी उनके चेहरे पर छा गई। यह सुनकर रंजन का कलेजा मुंह को आ गया। एक पिता जिसकी अपनी पूरी जवानी, अपनी दौलत अपने बेटे को पालने बढ़ाने और इतने ऊंचे ओहदे के लायक बनाने में खर्च कर दी, आज उसी बेटे से अपने मन की पीड़ा अभिव्यक्त कर पाने में कितना असमर्थ है, वो भी सिर्फ अपनी बहू के कारण, जिसका उनके बेटे को पालने लायक बनाने में कोई योगदान नहीं है। उसे तो ऑलरेडी सेटल्ड पूर्ण लायक एक इंसान पति के रूप में मिला था और उस पर पूर्ण अधिकार जमाकर उसकी पूरी कमाई पर कुंडली मार कर वह सास ससुर को ठेंगा दिखा रही थी, जिसके त्याग के कारण ही पति इस कमाई के लायक बना था। कुछ क्षणों तक पीड़ादायी स्तब्धता छाई रही। फिर बनवारी लाल ने होठों होठों में थैंक्स बुदबुदाकर उसके हाथ से पत्र लिया, सामने खिड़की पर रखे गोंद से चिपकाया और डाक के डब्बे में डालकर थके हारे कदमों से गेट की ओर धीमी गति से बढ़ गए। रंजन की ओर उन्होंने गर्दन उठाकर देखा तक नहीं। रंजन उनकी विक्षिप्त मनोस्थिति समझ रहा था। यदि एक बार भी रंजन से उनकी निगाह मिल जाती, निश्चित था कि उनकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़ते। बनवारी लाल जी के जाने के बाद भी रंजन कुछ देर तक वहीं जड़वत बैठा रहा। आधे घंटे के बाद अपना काम निपटाकर रंजन घर की ओर रवाना हुआ। चौराहे पर रेड सिग्नल होने पर ज्यों ही वह रुका, बाईं ओर बनवारी लाल जी जाते हुए दिखाई दिए, पसीने से लथपथ, छड़ी टेकते कांपते कदमों से। रंजन स्तब्ध रह गया। बनवारी लाल जी ने अपने पते में गणेश कॉलोनी लिखवाया था। गणेश कॉलोनी यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दूर थी, तो इतनी दूर इतनी गर्मी में पैसों की तंगी के कारण, पैसे बचाने की खातिर बेचारे टेम्पो भी नहीं कर रहे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी रंजन ने स्कूटर उनकी ओर मोड़ दिया। उनके पास पहुँच उसने बैठने का इशारा किया। आइए बाबा, आपको छोड़ दूँ। बेटा तुम काहे नाहक तकलीफ? तकलीफ कैसी? मैं गणेश कॉलोनी
के आगे जा रहा हूँ, वहाँ मेरी साइट है, आपको उतार दूंगा। बनवारी लाल का हृदय गद्द हो गया। इतनी धूप में अजनबी होते हुए भी आशीर्वाद में उसकी पीठ थपथपाकर वो उसके पीछे बैठ गए। जब घर आया उन्होंने आग्रह से उसका हाथ पकड़ लिया। 2 मिनट घर तो चलो बेटे। रंजन समझ गया वे उसे कुछ नाश्ता करवाना चाह रहे होंगे, मगर उनकी आर्थिक अवस्था भाप जल्दी का बहाना बनाकर जाने लगा तो उन्होंने कसकर हाथ पकड़ लिया। देखो तो मेरे हाथ के लगाए नींबू आंवला हैं, इनका शरबत गर्मी में बहुत राहत देगा, इन्हें अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आश्वस्त हो रंजन घर के अंदर आया। घर 2 मंजिला था। 30 साल पूर्व जब इधर सुनसान था, नई कॉलोनीज बनना शुरू हुई थी। बनवारी लाल ने सस्ते में 40 व 50 के 2 प्लॉट खरीद लिए थे। एक में बैंक लोन लेकर घर बनवा लिया, दूसरे में बगीचा लगा लिया। शरबत से रंजन को वाकई बहुत तरावट मिली। जाने लगा तो बनवारी लाल जी की पत्नी जमुना देवी प्लास्टिक थैली में 25-30 नींबू ले आई। रंजन को संकोच हुआ। अभी गर्मी में नींबू, वो भी इतने बड़े बड़े, 2 रुपए में एक बिक रहे थे। बनवारी लाल बेचते तो। बनवारी लाल ताड़ गए। आत्मीयता से उसका हाथ पकड़ा। 3 पेड़ हैं, फूलों के भी हैं, आस पड़ोस में सबको बांट देता हूँ। सही तो है, पड़ोसियों से आत्मीयता भी बनी रहती है, वरना बेटा तो सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो भी निर्मोही। धन्यवाद देकर रंजन चला आया। बनवारी लाल का मन बेहद अशांत था। वे बेचैनी से घर में इधर उधर चक्कर घिन्नी से घूम रहे थे। मस्तिष्क में विचारों का झांझावात मच रहा था। कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे, क्या करें। उस दिन के बाद से इन 15 दिनों में रंजन 3 बार उनके घर आया था। 2 बार पत्नी को भी साथ लाया था। एक आत्मीयता बन गई थी उनके बीच। उसकी पत्नी कुंतल के कारण पहली बार उन्हें बहू का सुख मिल रहा था। भले ही वो पराई थी, पर सास ससुर के समान सम्मान दे रही थी उन्हें। मगर आज जब रंजन आया तो उन्हें विचारों के भंवर में डूबता उतारता छोड़ गया। वे कुछ तय नहीं कर पा रहे थे कि रंजन के प्रस्ताव का क्या जवाब दें। ऐसे वक्त में उन्हें अपनी बिटिया सेवंती की बहुत याद आई। काश वो यहाँ होती तो उसे सलाह मशवरा कर ही लेते। तभी बाहर रिक्शा रुकने की आवाज़ आई। खिड़की से झाँक कर देखा तो सेवंती निखिल संग उतर रही थी। बेटी दामाद को देखते ही उनकी बूढ़ी रगों में जान आ गई। दौड़कर दरवाज़ा खोला, तब तक सेवंती निखिल बरामदे में आ गए थे। बेटी को गले लगाकर वो भावुक हो गए। बिटिया तुझे ही याद कर रहा था और मैं आ गई। खुशी से किलक सेवंती ने उनके चरण स्पर्श किए। उन्हें लिवा बनवारी लाल अंदर आए। कुशल क्षेम पूछने के बाद बनवारी लाल के मुंह से निकल गया, एक उलझन में हूँ बेटे, इसलिए तो हम आए हैं बाबूजी। सेवंती ने पूरी बात सुने बिना कहा, आपको रंजन जी का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। बनवारी लाल अवाक उसे देखते रह गए। ये रंजन को कैसे जानती है और उसका प्रस्ताव, इसकी भी उसे जानकारी। अरे बाबूजी, सेवंती ने लाड से उनका असमंजस दूर किया। पिछले हफ्ते रंजन जी के मोबाइल से ही तो आपने हमसे बात की थी। हाँ, बनवारी लाल जी को याद आ गया, मगर वो प्रस्ताव, इसकी जानकारी इन दोनों को। बाबूजी, निखिल उनके पास खिसक कर उन्हें धीर गंभीर स्वर में समझाने लगा। रंजन जी ने जो सुझाव दिया है हमें बहुत उचित लगा है, इसलिए कल उनका फ़ोन आने पर हम आए हैं आपको समझाने। बनवारी लाल जी आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए तो ये खिचड़ी इनके बीच पहले ही पक चुकी थी। बनवारी लाल जी गहरी सोच में डूब गए। बेटी दामाद के अनुमोदन के बाद तो उनका दिल ही किसी गहरे अंधे भंवर में धंसता चला गया। उन्हें इस सुझाव पर विचार करना ही बेहद मर्मांतक लग रहा था कि वे अपना ये घर बेच दें। घर, वो मनोरम स्थल जहां इंसान सुरक्षा से रहकर भविष्य के सपने बुनता है, अपनी गृहस्थी चलाता है। कोई एक याद जुड़ी होती है इसके संग, हर पल की सैकड़ों हजारों यादें, उन सबको एक झटके में तिरोहित करके कैसे बेचते हैं इसे। उनका कलेजा मुंह को आ गया। निखिल का हाथ पकड़कर वे कातर आंखों से उन्हें निहारने लगे। बेटे दामाद की बात आज तक नहीं टाली है, लेकिन जरा मेरे मन की हालत सोचो, सेवंती से ही पूछ लो। 5-6 साल की थी ये, शायद कुछ याद हो, कितने चाव से, कितनी हसरतों से मैंने ये घर बनवाया था। माँ से पूछो, एक एक ईंट मैंने अपने सामने लगवाई है। मैं मानता हूँ बाबूजी। निखिल ने उनके हाथों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। लेकिन ऐसा कठोर निर्णय लेने के लिए हम आपके भले के वास्ते ही कह रहे हैं। अरे काहे का भला। बनवारी लाल का गला अवश्य विवशता से भर आया। उस घर को बेचने के लिए बोल रहे हो जिसे मैंने बड़े चाव से बनवाया था। चाव से तो बाबूजी आपने भैया को भी पढ़ाया था। दखल देती हुई सेवंती की आवाज़ थोड़ी तिक्तता के साथ दर्द में डूब गई। क्या मिला आपको? सैकड़ों टन पत्थरों के नीचे दब गया बनवारी लाल का मन। बिपिन लाल के लिए कितने सपने बुने थे उन्होंने। उसके उच्च अध्ययन के लिए इसी घर पर बैंक लोन लिया था उन्होंने। उसे चुकाने की जहमत तक नहीं उठाई बिपिन पाल ने। सारा कर्जा बनवारी लाल ने चुकाया, ब्याज समेत। स्तब्ध, मूर्तिवत, जड़वत रह गए बनवारी लाल। सेवंती की शादी में पैसा भी तो नहीं लगाने दिया था बिपिन लाल को उस कुंडली मारकर बैठी हुई बहू ने। सारी जिम्मेदारियां बनवारी लाल ने उठाई थीं जब रिटायर हुए थे। एडवांस में
आधा खाली हो चुका पीएफ का पैसा पिछली देनदारियां चुकाने में पूरा हो गया। बस एक अकेली पेंशन का सहारा है। जिंदगी के दांव में सब कुछ हार चुके जुआरी की तरह निस्तेज निढाल बेटी दामाद को कातर नज़रों से देखते रहे। बाबूजी, पिता को गले लगाकर सेवंती की आंख भर आई। उम्र के साथ बीमारी के खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं, कहाँ से पूरे करोगे? हमसे लेते नहीं भैया, भेजता नहीं। कहने को लाखों की मिल्कियत, मगर इलाज को, दवा, डॉक्टर को 1 रुपया खर्च करने में कंजूसी। ये देखो, देखो जरा। सेवंती उनकी कलाई थामकर उनकी उंगलियां सहलाने लगी। चोट लग गई थी, कट गई थी, मगर डॉक्टर के पास नहीं गए तो नहीं गए। घर पर पुराना कपड़ा फाड़ कर उसी की पट्टी बांध ली। बनवारी लाल ने होठ भींच लिए। अब वे ठंडे मन व शांत चित्त से सोचने लगे। सेवंती, निखिल वाकई सही सलाह दे रहे हैं। लाखों की संपत्ति होते हुए भी वे अभावों में जी रहे हैं, इलाज तक नहीं करवाते हैं। पूरी जिंदगी यूं ही तकलीफों में निकल जाएगी, मर जाएंगे। उसके बाद वो खुदगर्ज बेटा बिपिन लाल आएगा, सब ले जाएगा, जो आज झांकता तक नहीं। फिर क्यों तड़प तड़प कर रहें? भारी हताश निरुपाय मन उनके घर बेचने का निर्णय लिया। सारी रात नींद नहीं आई, सुबह उठे भी तो बुझे मन से। मौन चुप रह नित्य कर्म निपटाते रहे। 11 बजे के लगभग रजिस्ट्री करने के लिए निकले। घर के बाहर सा उदास बुझी आंखों से अपने घर को देखने लगे। अभी ये मेरा है, मेरा अपना घर है। जब लौटेंगे किसी और का पराया हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अर्थात पास खड़ी सेवंती को निहारने लगे। उसकी शादी का विदाई वाला दृश्य याद आ गया। ये भी उस दिन पराई हो गई थी, लेकिन इसके पराए होने में और घर के पराए होने में कितना अंतर है। बेटी के पराया होने में रत्ती भर का दुख नहीं था। मालूम था पराए घर की होकर भी मायके से जुड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ तो उसका प्रेम कुंज सदा सर्वदा के लिए पराया हो जाएगा। एक ठंडी सांस लेकर उन्होंने होंठ बींच लिए। पास खड़े निखिल से संरक्षक भाव से उसके कंधे पर थपथपाकर रंजन की भेजी कार में बिठाया। वस्तुतः ये घर रंजन ही खरीद रहा था। उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस था। ज़मीन, पुराने मकान खरीदना, मल्टी स्टोरी बनाना और फ्लैट्स बेचना। बनवारी लाल के उस 2 पंक्ति के पत्र ने उसे बुरी तरह से हिला दिया था। कोई रिश्ता जान पहचान ना होते हुए भी वह उनकी सज्जनता से द्रवीभूत होकर उनका जीवन संवारने को तड़प उठा था। निखिल को फ़ोन करके सारी योजना समझाई। रजिस्ट्री के बाद वे सब रंजन के घर गए। दोपहर व रात का भोजन रंजन के घर ही था। देर रात वे लौटे। प्रेम कुंज में प्रवेश करते समय बनवारी लाल के कदम हठात ठिठक गए। सुबह गए थे तब बेटी का ख्याल मन में आया था, अभी लौटे तो बेटे का आ गया। कितनी उम्मीदों से पाला था उसे, कर्जा लेकर उच्च अध्ययन के लिए भेजा। शादी में पत्नी के गहने भी बहू को चढ़ा दिए, लेकिन बेटा सुंदर पत्नी के मोह पाश में ऐसा बंधा कि माता पिता के मोह के बंधन को भूल गया। भूले बिसरे याद भी नहीं करता, पराया हो गया इस घर की तरह। बनवारी लाल का मन कसक उठा। बेटी के पराए होने और बेटे के पराए होने में कितना अंतर है। बेटी पराई होकर भी माता पिता का ख्याल रखती है और बेटा पराया होता है तो माता पिता बीच मझधार में डोलती बिना पतवार की कश्ती हो जाते हैं। ठंडी सांस लेकर बनवारी लाल अंदर दाखिल हुए। सारी रात बनवारी लाल को नींद नहीं आई। बार बार उठ पागलों की तरह पूरे घर के चक्कर लगाने लगे। कभी दरवाजों से लिपटते, कभी दीवारों से, फर्श पर निढाल होकर शून्य आंखों से छत को टकटकी लगाए घूरते। खून पसीने की कमाई से बनाए अपने घर को बेच देने की टीस से उनके मन का संताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। जब व्यग्रता का लावा मन में उबलने लगा तो एक खंबे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, उस पर अपनी कमाई लुटाई, तुम पर भी उसने तो कब का किनारा कर लिया, आज तुम भी धोखा दे गए। ऐसा मत कहो बाबूजी। हठात बनवारी लाल को लगा कि वो खंबा झूठे इल्जाम की पीड़ा से तड़प उठा है। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया, हमने तो आपका जीवन संवार दिया है। हाँ बाबूजी। बनवारी लाल को लगा खंबे के साथ अब घर की दीवारें, खिड़की, दरवाजे सब रो रो कर गुहार लगा रहे हैं। जरा गहराई से सोचो, अब आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बनवारी लाल विस्फारित नजर सोचने लगे। 40 लाख में रंजन ने उनका घर खरीदा, 15 लाख में उसकी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवा दिया, 15 लाख की बैंक में एफडी, 10 लाख में उसकी नई बन रही मल्टी में एक फ्लैट बुक और कर दिया कि साल भर में मल्टी बनने पर, भाव बढ़ने पर उसे बेचकर फिर दूसरी नई बिल्डिंग में बुक कर देंगे। अब सोचो बाबूजी, आपको खर्च की रत्ती भर भी चिंता रहेगी। हतप्रभ बनवारी लाल की बूढ़ी हड्डियों में जान आ गई। बेटे ने तो बेजान जानकर यादों के कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन इस बेजान घर ने उनमें जान डाल दी। बनवारी लाल अब आभात से उन बेजान दीवारों, खंभों, खिड़कियां और दरवाजों को दीवानों की तरह चूमने लगे। नहीं नहीं मेरे प्रेम कुंज, तुम बेजान नहीं हो, तुम तो अपने बाबूजी में जान डालने वाले सच्चे सपूत हो।
तो दोस्तों, आज के समय में बुढ़ापा काटना माँ बाप के लिए मुश्किल हो गया है और उसके ज़िम्मेदार भी वे स्वयं ही हैं। कम उम्र में बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना, ये सब कहाँ की अक्लमंदी है। छोटी उम्र में अलग होने से माँ बाप, घर परिवार, चाचा चाची, भाई बहन, मामा मामी, सबसे बच्चे दूर हो जाते हैं और अपनी आधी ज़िंदगी पढ़ाई में ही बिता देते हैं। उसके पश्चात उनका लक्ष्य केवल और केवल अपना विकास ही होता है। वह सेल्फिश हो जाते हैं। मेरा इस कहानी के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को अपने पास ही रखकर पढ़ाएं, ताकि वे बड़े होकर अपने परिवारों से जुड़े रहें। इसी आशा के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी समीक्षा ज़रूर दें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।